रेडियो डॉक्टर स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित इस साप्ताहिक कार्यक्रम में एक बार फिर मैं आपके साथ उपस्थित हूं, नीरज जैन। और मेरे साथ उपस्थित हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत लवानिया। मित्रों, कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों को तमाम तरह की समस्याएं होती हैं और इन्हीं समस्याओं में से एक है पेशाब की समस्या। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कई बार दिक्कत होती है, रुक रुक कर पेशाब आता है, हर घंटे आधा घंटे में परेशानी होती है, उनको जाना पड़ता है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार कहते हैं कि भाई आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी विषय पर, प्रोस्टेट बढ़ने के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसी विषय के विशेषज्ञ जो वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रशांत लवानिया जी, हमने आपको आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। सबसे पहले तो डॉक्टर लवानिया, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो लवानिया जी, आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये प्रोस्टेट जो हम लोग बोलते हैं, तो आखिर प्रोस्टेट क्या है? ये शरीर के कोई पार्ट में होता है, क्या होता है ये? जी, आपने सही सवाल पूछा। प्रोस्टेट को अंग्रेजी में प्रोस्टेट और हिंदी में पौरुष ग्रंथि कहते हैं जी। और इस ग्रंथि की जो लोकेशन होती है, जहाँ पर ये होती है, वह होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की जो नली यूरिथ्रा होती है, उन दोनों के जंक्शन पे होती है। अच्छा। तो जहाँ पेशाब की थैली पेशाब की नली से जुड़ती है, उसी जगह पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कि एक पौरुष ग्रंथि होती है, वो उस जगह पर लोकेटेड होती है, सिचुएटेड होती है, वहाँ पर पाई जाती है। तो कई बार जैसे आप बोलते हैं कि भाई आपका कोई आपके पास मरीज आता है तो आप बताते हैं कि भाई आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो इसका क्या मतलब होता है? दरअसल जैसे शरीर में उम्र के साथ चेंजेस होते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, इसी तरीके से पौरुष ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र के साथ बढ़ जाती है। और उम्र के साथ बढ़ने में जब हम इसके लक्षण देखते हैं और जब कई बार जांच करा करके देखते हैं, विशेष तौर पे अल्ट्रासाउंड करा करके देखते हैं, उसमें हमको इस प्रोस्टेट ग्रंथि या पौरुष ग्रंथि का साइज बढ़ा हुआ दिखाई देता है और उसके लिए हम ये कहते हैं कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड बन गई है या बढ़ गई है। अच्छा। नहीं सर, जैसे आपने बताया कि उसका साइज कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देता है, तो एक जिज्ञासा होती है कि इसका नॉर्मल साइज क्या होता है या नॉर्मल वेट कितना होता है, क्या होता है, मतलब कैसे आप महसूस करते हैं कि ये बढ़ गया है? अमूमन तौर पे नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज 15 से 20 ग्राम या 15 से 20 सीसी मोटा मोटी तौर पे माना जाता है। अच्छा। और जब ये इस साइज से बढ़ जाता है और 30 ग्राम हो जाता है या 40 ग्राम हो जाता है या 50 ग्राम हो जाता है, किसी का 70 ग्राम हो जाता है, तो उस स्थिति में हम ये बताते हैं मरीज को समझाने के लिए कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया है। अच्छा। पौरुष ग्रंथि का साइज बढ़ गया है और पौरुष ग्रंथि का साइज बढ़ने के कारण ही मरीज को पेशाब में दिक्कतें होने लगती। मतलब यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से ही पेशाब की समस्या होती है? जी, अमूमन तौर पे बुजुर्ग लोगों में जो पेशाब की समस्या देखने में आती है, वह प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी होने के कारण या पौरुष ग्रंथि बड़ी होने के कारण ही आती है। क्या इसका कोई, इस परेशानी का, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड किसी की बढ़ गई तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा? मतलब कुछ लक्षण होते हैं कुछ इस परेशानी के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। मैं लक्षणों के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। जी हाँ। सबसे पहले तो एक प्रमुख लक्षण होता है पेशाब का बार बार आना। अच्छा। फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, यानी अमूमन तौर पे किसी भी व्यक्ति को दिन में 8 बार पेशाब जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिन में 10 बार या 12 बार पेशाब जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है, यानी पेशाब का बार बार आना। कभी कभार इसमें रात में भी मरीजों को उठ करके पेशाब जाना पड़ता है। हाँ, ये अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है। तो हम अमूमन तौर पे टेक्निकली हम लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति रात में अगर सो जाता है तो उसको उसके पेशाब की थैली में रात भर पेशाब इकट्ठा होना चाहिए और सुबह यूरिन के लिए जाना चाहिए। परंतु इन मरीजों को रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो यह भी एक मुख्य समस्या रहती है। जो अन्य समस्याएं रहती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण है पेशाब की धार का कमज़ोर होना। अच्छा। यानी अमूमन तौर पे पेशाब करते हैं तो धार आगे जाती है और इन मरीजों के धार कमज़ोर होने के कारण वो पेशाब जो है पैरों पे गिरती है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं।
तो यह भी एक प्रमुख समस्या रहती है जिसको हम पुअर स्ट्रीम कहते हैं, यानी पेशाब की धार का कमज़ोर होना। कई बार ऐसा भी होता है कि इन मरीजों को पेशाब लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी पेशाब बीच बीच में निकलती रहती है। तो अच्छा, उनको महसूस नहीं होता है और पेशाब निकल जाता है। हाँ। अच्छा। तो पेशाब का मरीज को या व्यक्ति को बिना जाने निकल जाना, इसको हम लोग इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, पेशाब का लीकेज होना, तो यह भी एक समस्या रहती है। इसके अलावा जो कई मरीजों को पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, यानी पेट के रास्ते थोड़ा सांस को जोर लगाने से पेशाब की धार बनती है जी। तो ये इसको कहते हैं स्ट्रेनिंग टू वॉइड। तो पेशाब करने के लिए जोर लगाना, यह भी प्रोस्टेट ग्रंथि बड़े होने का एक लक्षण होता है। कभी कभी नॉर्मली ऐसा होता है कि पेशाब एक धार से होती है और उसके बाद बंद होती है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि जिनकी बढ़ जाती है उनकी धार बीच बीच में टूट जाती है। अच्छा। तो उनको जो है धार शुरुआत होती है, फिर रुक जाती है, फिर शुरुआत होती है, फिर रुक जाती है। तो ये परेशानी भी इन पेशेंट्स को आती हैं। इसके अलावा कभी कभी पेशाब में ब्लड आना, अच्छा, यह भी समस्या इन मरीजों को हो सकती है। जी जी जी। इसके अलावा जिस कारण से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं वो होता है पेशाब का पूरी तरीके से रुक जाना। तो ये जिसको हम एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं, मतलब पेशाब बिल्कुल रुक गई और नहीं हो रही। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जी, बहुत बड़ी समस्या है और बहुत तकलीफदायक होती है किसी को पेशाब ना हो। तो अमूमन तौर पे ये देखा जाता है कि शुरुआत में बार बार पेशाब जाना ये लक्षण होते हैं, रात में पेशाब जाना ये लक्षण होते हैं, पेशाब की धार का कमजोर होना यह लक्षण होता है, पेशाब का बिना जाने लीकेज हो जाना यह एक प्रॉब्लम होती है, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है यह एक समस्या रहती है, पेशाब की धार का बीच बीच में टूट जाना और बार बार धार करके होना यह भी एक समस्या रहती है। और फिर फाइनल स्टेज ये होती है कि पेशाब पूरी तरीके से रुक जाता। जो मरीज शुरुआती लक्षण में होते हैं वो बार बार पेशाब का जाना, इससे शुरुआत होती है और फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक स्थिति पहुँच जाती है कि पेशाब पूरी तरह रुक जाता है और पेशाब मरीज को करवाने के लिए पेशाब की नली पेशाब की थैली में डालनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपको टोकना चाहूँगा कि ये जो प्रोस्टेट बढ़ने की जो बात आपने बताई और इस वजह से जो जो परेशानियां होती हैं ये बात बताई, तो आखिर इस प्रोस्टेट के बढ़ने का कारण क्या होता है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अक्सर पेशेंट्स भी हमसे पूछते हैं जी। और हम उनको यही समझाते हैं कि कुछ बॉडीली चेंजेस होते हैं जो कि उम्र के साथ होते हैं। जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा। उम्र के साथ मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। उम्र के साथ जो है सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब ये एक नेचुरल समस्या है। जी, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जी, ये अमूमन लोगों में होता है। हाँ, ये हम पेशेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। यानी उम्र के बढ़ने के साथ यह समस्या शरीर की बॉडीली चेंजेस के साथ नॉर्मली आती हैं। तो ये चीज इम्पॉर्टेंट है, ये एक एज रिलेटेड चेंज है बॉडी में। डॉक्टर साहब, ये समस्या महिलाओं और पुरुषों दोनों में होती है या केवल पुरुषों में? पेशाब की समस्याएं तो महिलाओं में भी होती हैं पर पौरुष ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। तो पेशाब की समस्या जो पुरुषों में होती है और अधिक उम्र में होती है वह तो पौरुष ग्रंथि के कारण होती है। जो महिलाओं को पेशाब करने की समस्या होती है उसके कारण अन्य है। उसमें पौरुष ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में ही पाई जाती है। जो आपने बताया कि ये दिक्कतें होती हैं, ये लक्षण होते हैं, ये परेशानियां होती हैं और आखिर क्यों परेशानियां होती हैं, कैसे होती हैं, तो इस परेशानी का निदान क्या है, क्या उपचार है इसका? उपचार के 2 विधियां हमारे पास उपलब्ध हैं। उसमें एक विधि है दवा देने की और एक विधि है ऑपरेशन करने की। तो इन दोनों विधियों में से एक हम प्रयोग करते हैं जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो, उसकी राय देते हैं, उसकी सलाह देते। तो मुख्य तौर पे हमारे पास कुछ गोलियां भी उपलब्ध हैं, दवाइयां भी उपलब्ध हैं जिससे पौरुष ग्रंथि का साइज छोटा हो जाता है, मरीज को जो पेशाब की समस्या है उसमें आराम पड़ जाता है। दूसरे कुछ मरीजों को हम लोग ऑपरेशन की भी सलाह देते हैं इस परेशानी से मुक्त होने के लिए। मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के कारण जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत लवानिया जो कि वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के बारे में। आपने बताया कि इसके लिए
गोलियों के साथ साथ अगर उससे समस्या का निदान नहीं होता है तो आप ऑपरेट करने की सलाह देते हैं। मतलब ऑपरेशन किन स्थितियों में करते हैं, कैसे क्या रहता है? मतलब क्या दवाइयों से संभव नहीं होता है तब करते हैं, कैसे? यह डिसीजन लेना कि किस व्यक्ति को दवाइयों से करेंगे और किस व्यक्ति को ऑपरेशन द्वारा करेंगे, यह यूरोलॉजिस्ट द्वारा ही निश्चित किया जाता है जी। और जो मरीज के लिए ठीक होता है उन दोनों में से किसी एक चीज को चुनने की सलाह दी जाती है। जी जी जी। पर अमूमन तौर पे हम मरीजों को गाइड करते हैं कि जो अर्ली स्टेज के पेशेंट्स हैं उसमें हम सलाह देते हैं कि दवाइयों द्वारा हम प्रयास कर सकते हैं। उसमें सिर्फ यही रहता है कि मरीजों को थोड़ा लंबे समय तक दवा लेनी पड़ती है। आज के समय में बहुत एडवांस्ड ड्रग्स आ गई हैं जिससे मरीज को मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना के बराबर, और वो काफ़ी हद तक जो है लंबे समय तक दवाइयाँ ले लेते हैं। परंतु ऐसे कुछ मरीज जिनको दवाइयों से लाभ नहीं होगा, और विशेष तौर पे वो मरीज जिनके पेशाब रुक गई है। अच्छा। यानी मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि पहले पेशाब का बार बार आना, पेशाब का लीकेज होना और पेशाब करने के लिए ज़ोर लगाना, ये सब शुरुआती जो समस्याएं होती हैं इनके लिए हम दवाइयों द्वारा उपचार करने का प्रयास करते हैं। जो मरीज जिनकी पूरी तरीके से पेशाब रुक गई है उनमें हम विशेष तौर पे स्टडी करके देखते हैं, और वो कैटेगरी के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ऑपरेशन अगर करना जरूरी ही होता है तो ऑपरेशन का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, क्या चीरा लगाकर किया जाता है या कैसे किया जाता है और कितने दिन लगते हैं, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। यह बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया। शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में हम ज़्यादातर मरीजों को दवाइयों की सलाह देते हैं, क्योंकि आज की तारीख में दवाइयाँ उपलब्ध हैं और अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। उनको मरीजों को लेने से उनकी पेशाब की तकलीफ में आराम मिलता है। परंतु कुछ ऐसे मरीज जिनकी पूरी तरीके से पेशाब रुक गई है या जिनकी पौरुष ग्रंथि बढ़ने के कारण उनके पेशाब की थैली में बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है या कि दोनों गुर्दों में जोर पड़ रहा है, ऐसे मरीजों को हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और आपके माध्यम से मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा, आज की तारीख में चीरे वाले ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। अच्छा। मेरे कहने का मतलब है कि आज की तारीख में एडवांस टेक्नोलॉजी जो हम लोगों के पास आज की तारीख में उपलब्ध है उसमें 99% ऑपरेशंस एंडोस्कोपिकली या पेशाब के रास्ते द्वारा ही किए जाते हैं। अच्छा। यानी कि जो पेशाब का रास्ता जिसमें से पेशाब निकलती है इसी में हम दूरबीन डाल करके उसमें उसके द्वारा ऑपरेशन करते हैं। तो क्या ये तकलीफ देह नहीं होता है क्या? आज की तारीख से देखा जाए, पुराने ज़माने से कंपेयर किया जाए, जो पुराने चीरे वाले ऑपरेशन थे वो काफ़ी तकलीफ देह थे। लेकिन आज की तारीख में जिसको हम कहते हैं कि सूचर लेस ऑपरेशन, यानी जिसमें कोई टाँका, कोई चीरा, कोई निशान, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं की जाती हैं। और हम इन ऑपरेशंस को लेज़र विधि द्वारा करते हैं। जो एंडोस्कोप डालते हैं उसमें लेज़र एनर्जी का प्रयोग करते हैं और उस ऑपरेशन से जो पौरुष ग्रंथि होती है उसको एनर्जी सोर्स द्वारा, लेज़र द्वारा, या और भी कई सारे एनर्जी सोर्सेज आज की तारीख में उपलब्ध हैं, तो उनके द्वारा हम पौरुष ग्रंथि को बाहर निकाल देते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी चीरा, कोई भी टाँका, कोई भी ऑपरेशन चीरे वाला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस ऑपरेशन में आप प्रोस्टेट को निकाल देते हैं बाहर, जी, तो उससे कोई समस्या तो नहीं होती है फिर? ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण आपने पूछी। दरअसल पुराने ज़माने में जो ऑपरेशन होते थे वो चीरे वाले होते थे। अब आज की तारीख में जो दूरबीन द्वारा और लेज़र विधि द्वारा हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें मरीज को परेशानी लगभग ना के बराबर होती है। अच्छा। अमूमन तौर पे हम मरीज को 1 या 2 दिन भर्ती रखते हैं और उसके बाद उसको घर भेज देते हैं। तो उसके बाद मरीज जब हमारे पास आते हैं तो अमूमन तौर पे अगर कोई चीरा टाँका नहीं होता तो उनको कोई पट्टी वगैरह की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पौरुष ग्रंथि निकलने के बाद ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स
अपने ऑपरेशन से बहुत सेटिस्फाइड और खुश रहते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार लोगों को ये भ्रांति होती है कि ऑपरेशन के बाद में भी वो पेशाब चूने की मतलब टपकने की समस्या रहेगी या ऐसा कुछ रहेगा, तो ऐसा कुछ होता है क्या? आज की तारीख में जो एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा एंडोस्कोपिक ऑपरेशन किए जाते हैं, विशेष तौर पे लेज़र वाले जो ऑपरेशन किए जाते हैं, इसमें पेशाब टपकने की समस्या ऑपरेशन के बाद या पेशाब चूने की समस्या ऑपरेशन के बाद बिल्कुल नहीं होती है। तो मरीजों को अपने ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि ऑपरेशन के बाद पेशाब टपकेगी या पेशाब का लीकेज होगा। यह समस्या आज के टेक्नोलॉजी और आज के ज़माने में जिस तरीके से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जो एंडोस्कोपिक विधि से, जो कि लेज़र एनर्जी यूज़ करते हुए, तो इसमें ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं रहती है। मैं समझता हूँ कि हमारे श्रोता जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो उनके मन की ये धारणा, अगर किसी के मन में ये भ्रांति अगर होगी तो ये खत्म हो गई होगी कि ऑपरेशन बहुत सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, और वो आसानी से अगर कोई पेशाब की समस्या है तो किसी भी अपने जो निकटतम यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाकर अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। मित्रों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और मैं हूं आपके साथ नीरज जैन, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत लवानिया, जो कि वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में। तो डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि ऑपरेशन के बाद कोई समस्या नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है क्या ऑपरेशन के बाद में? तो उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कुछ? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन भी व्यक्तियों को हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं जी, वो अमूमन तौर पे 55 से 60 साल के ऊपर के लोग होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो प्रोस्टेट की समस्या है ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अमूमन तौर पे मरीज 60 साल से ऊपर के हो, तो मरीजों के मन में ये रहता है कि थोड़ा बुजुर्ग हैं और ऑपरेशन के बारे में थोड़ी चिंता रहती है। जी जी। तो अपने श्रोताओं को मेरी यही सलाह है कि जो भी डॉक्टर उनको ऑपरेशन की सलाह देता है उससे पहले वो सारी चीज़ों का चेकअप कराता है, ब्लड के टेस्ट कराता है, हार्ट का टेस्ट कराता है, उसके बाद ही ऑपरेशन की सलाह देता है। और ऑपरेशन के दौरान भी और ऑपरेशन के बाद भी पूरे प्रिकॉशंस और जो मरीज की देखभाल है वो करनी पड़ती है, ताकि ये जो मरीज हैं जो कि बुजुर्ग होते हैं, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किसी को डायबिटीज़ होती है, किसी को थायराइड होती है, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो ये जो उम्र के मरीज़ हैं जिनका ऑपरेशन होता है उनको अमूमन तौर पे इनमें से कोई ना एक बीमारी साथ में रहती है। तो हम उनकी प्रॉपर देखभाल ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से पहले और बाद में भी करते हैं, ताकि ये और कोई समस्याएं ना आए। तो पूरे प्री ऑपरेटिव प्रिकॉशंस और असेसमेंट करके ही ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। और ये जो भी ऑपरेशंस प्रोस्टेट के होते हैं ये बुजुर्ग लोगों के ही होते हैं, तो हम विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं कि बुजुर्ग लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, और आप लेते ही हैं, आप सब लोग लेते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं, चाहे वो ब्लड का हो, शुगर का हो, या मतलब हार्ट का प्रॉब्लम हो या बीपी हो, तो लेकिन इस ऑपरेशन के बाद विशेष रूप से इस ऑपरेशन से संबंधित कोई प्रिकॉशंस, सावधानियां? वो हम अमूमन तौर पे मरीजों को 3-4 दिन कैथेटर पे रखते हैं। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग थोड़े प्रिकॉशंस बताते हैं कि कैथेटर को थोड़ा संभाल करके रखें, ध्यान से रखें जी। और इसमें यानी कि साफ पेशाब सफाई। जी 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 जी। तो आज की तारीख में 3 से 4 दिन के बीच में हम ये पेशाब की थैली को रखते हैं और लगभग चौथे दिन पेशाब की नली हटा दी जाती है। जी। और मरीज नॉर्मली यूरिन कर पाता है। और ज़्यादातर पेशेंट बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि कोई भी चीरा नहीं लगा होता, कोई भी निशान नहीं होता, कोई भी टाँका नहीं होता। और कई बार पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन कहाँ से हुआ है, क्योंकि हमें तो कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा, कोई चीरा दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारा ऑपरेशन किस तरीके से आपने किया है, मालूम नहीं पड़ा। जी। तो हम उनको यही बताते हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है और आज के जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो लेज़र विधि द्वारा ऑपरेशन करते हैं, दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन करते हैं, और भी आजकल नई नई टेक्निक्स आ गई हैं ऑपरेशन करने की। लेकिन वो सारी ही विधियां ऐसी हैं जिसमें पेशाब की नली द्वारा ही दूरबीन डाल करके ऑपरेशन किया जाता है। और यानी कि मरीज को कोई समस्या नहीं होती, उनको मालूम भी नहीं पड़ता है और ऑपरेशन हो जाता है। जी बिल्कुल, यह सत्य बात है। हाँ। कि मरीज को पुराने समय के कंपैरिजन में अगर देखें
तो आज की तारीख में मरीज आता है, अपने टेस्ट कराता है, हंसी खुशी अपना ऑपरेशन कराता है और अपने घर चला जाता है। जी जी जी। और बुजुर्ग लोगों में ये विशेष तौर पे बेनिफिट हुआ है टेक्नोलॉजी का कि उनको कोई भी चीरा, कोई भी निशान, कोई भी पट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसीलिए हम उनको जल्दी घर भेज पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी पट्टी करने की ऑपरेशन के बाद आवश्यकता नहीं रहती। डॉक्टर साहब, एक चीज और एक मन में जिज्ञासा उठ रही थी कि क्या इस ऑपरेशन के बाद ये पेशाब वाली जो समस्या है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है, पूरी तरह दूर हो जाती है? जी बिल्कुल। अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और उसके लिए आपने ऑपरेशन कराया है तो मरीज ऑपरेशन के बाद थोड़ा रिकवरी का 10-15 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते थे कि मतलब ऑपरेशन के बाद खान पान का कोई ध्यान रखना है या कुछ और कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स और कोई आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी, जनरली जो पेशाब का रास्ता और टट्टी का रास्ता पास में ही रहता है जी। तो हम ये मरीजों से कहते हैं कि वो थोड़ा रफेज लें ताकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम न रहे, क्योंकि रास्ता पास पास होने के कारण अगर मरीज को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पेशाब की दिक्कत भी थोड़ा बहुत होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद थोड़ा फाइबर डाइट, थोड़ा रफेज, थोड़ा सैलड्स लें ताकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ऑपरेशन के बाद ना रहे। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आजकल हम सब लोग प्राकृतिक चिकित्सा की ओर जा रहे हैं, नेचर की ओर जा रहे हैं, योग की ओर जा रहे हैं, तो क्या कुछ योग क्रियाओं से या किसी अन्य क्रिया से इस चीज़ की गति को, प्रोस्टेट बढ़ने की गति को या इस चीज़ को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है? हाँ, ये बात सही है कि आज की समय में योग और जो हमारी पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है या भारतीय जो पुरानी शैली है चिकित्सा की, उसके बारे में ज़रूर विचार करते हैं। और मैं समझता हूँ कि योग करने से और रेस्पिरेटरी जो हमारी एक्सरसाइजेज, अनुलोम विलोम वगैरह बताया जाता है, तो वो तो पूरे शरीर में ही एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो ये बात हम मानेंगे कि जो यूरिनरी सिस्टम है या जो पौरुष ग्रंथि है या जो पेशाब की समस्या है, उसमें योग कुछ डेफिनेटली अपना पार्ट प्ले करता है। और अगर योगासन किया जाए या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जाएं तो डेफिनेटली इन परेशानियों में थोड़ा कमी आएगी, पेस इनकी गति जो है वो स्लो होगी और मरीजों को परेशानी कम होगी। आज की मॉडर्न साइंस तो इस पे विश्वास बहुत शायद ना करे, लेकिन डेफिनेटली मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो नियमित योगासन करते हैं और उनको अन्य चीज़ों में भी बहुत फ़ायदा होता है, साथ में पेशाब की जो तकलीफ़ है उसमें भी राहत मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है और हम भी अपने श्रोताओं से कहेंगे कि अपनी जो दिनचर्या है उसमें अपने योग को शामिल जरूर करें, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपके तमाम सारे शरीर के अंग हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे और इस तरह की परेशानियां कम से कम आएंगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को और कुछ कहना चाहेंगे इस परेशानी के बारे में, अगर कुछ रह गया हो तो? हाँ, मैं दो ही चीज़ों के प्रति आकर्षण ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो ये परेशानी के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से अर्ली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में मिले, यानी कि जब परेशानी शुरू होती है तो आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। पेशाब की समस्या है तो यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि अर्ली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में सॉल्यूशन भी आसान है, मतलब वो दवाइयों से रिकवर हो सकता है। जी, तो काफ़ी हद तक ये मरीज दवाई से रिकवर हो सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब परेशानी बढ़ जाती है और पेशाब रुक जाती है, उस वक़्त हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड रहते हैं। उस वक़्त कई बार ऑपरेशन करने की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो हमारी राय यही रहेगी कि जो जिन भी व्यक्तियों को, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वह अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उनके द्वारा बताई हुई दवाइयों को लें और अगर लेटर स्टेज में मिलते हैं और ऑपरेशन की स्थिति बनती है तो ऑपरेशन से बिल्कुल ना डरें। आज की तारीख में जो एडवांस्ड हम लोग ऑपरेशंस करते हैं वो एंडोस्कोपिकली करते हैं, उसमें मरीज को तकलीफ़ कम से कम होती है और मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर चला जाता है। और इन्हीं दो बिंदुओं का ध्यान रखें और अगर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तो उसको करवाएं, उससे डरे नहीं, क्योंकि ऑपरेशन प्रॉपर इवैल्यूएशन करके, पूरा चेक करके तभी उसकी राय, सलाह दी जाती है और ऑपरेशन करने के दौरान भी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं।
डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को प्रोस्टेट की परेशानी के बारे में इतनी सटीक जानकारी दी, और निश्चित रूप से जो भी हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और वो या उनके किसी परिचित घर परिवार के लोग इस परेशानी से पीड़ित होंगे, तो निश्चित रूप से उनको आपकी बात, आपकी सलाह पसंद आएगी और आपकी सलाह का ध्यान रखते हुए इस समस्या का वो समाधान खोज पाएंगे आसानी से। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए, और जैन साहब आपका और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।